डियर फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर एम फॉर अचीवमेंट हिस्ट्री विद प्रीति। और आज हम करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है राज्य, किसान और नगर पार्ट 2। अगर हमने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो जल्दी जाइए और पार्ट फर्स्ट देखिए, क्योंकि उसके बिना आपको यहाँ पे कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि हिस्ट्री हमेशा हम कहानी की तरह पढ़ते हैं। इसलिए चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। अब आपको यहाँ पे अगला जो टॉपिक है वो क्या है, भूमिदान और नए सम्राट ग्रामीण। भूमिदान का मतलब क्या होता है? भूमिदान का मतलब होता है भूमि को दान, क्या करना, भूमि को दान करना। अब अच्छा, भूमिदान किस किस को किया जाता? तो ये पंडित और कृषकों को किया जाता था। इसके सोर्स मतलब कि हमें कैसे पता चला कि हाँ भाई भूमिदान भी होता था? तो ताम्रपत्र, अभिलेख, तेलुगु ग्रंथ से हमें सब कुछ पता चला। प्रभावती गुप्त जो कि वकाटक की वाइफ है, इन्होंने भी भूमिदान किया था। अगर देखा जाए तो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जो महिलाएं हैं वो भूमिदान नहीं करती, लेकिन फिर भी इन्होंने भूमिदान किया। इसके दो कारण बताए जाते हैं। एक थी रानी थी तो उसने इन्होंने भूमिदान किया। दूसरा, अलग अलग जगह पर जो धर्म है अलग अलग तरीके से क्या होता है, लागू होता है, इसलिए भी ये भूमिदान कर सकती है। अब हम देखेंगे कि भूमिदान जो था वो क्यों किया जाता था। तो कृषि प्रोत्साहन के लिए और राजनीतिक समर्थन। कृषि प्रोत्साहन तो आप समझ गए होंगे कि हाँ, कृषि को बढ़ाना तो भूमि की जरूरत होती है, इसलिए किसानों को भूमि दी गई। लेकिन राजनीतिक समर्थन का मतलब क्या है? देखिए, राजनीतिक समर्थन का मतलब है कि अगर क्या होगा, जो किंग है ना, जो राजा है, वो लोगों को क्या देगा, भूमि देगा, तो जो लोग हैं वो उसके प्रति ज्यादा स्नेह करेंगे, लगाव करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, राजा को क्या मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, और इससे ये और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। तो इसलिए भी जो राजा थे वो क्या किया करते थे, भूमि दिया करते थे। अब हम क्या देखेंगे, नए नगर, मतलब कि जो नए नगर आए वो कहाँ कहाँ पे बसे हुए थे। तो देखिए, जो पाटलिपुत्र था ये नदी मार्ग के पास बसा हुआ था, उज्जैन की भूमि मार्ग के पास, कुहार समुद्र मार्ग के पास, और ये जो तीनों के दोनों जो नगर थे सांस्कृतिक राजनीतिक केंद्र थे। अब हम देखेंगे क्या कि जो राजा था वो किलेबंद में रहा करता था। हमें कई प्रकार के पूरा अवशेष मिले, जिसके में बर्तन मिले, सिक्के मिले, तालपत्र मिले, कई स्तंभ मिले, मूर्तियां मिली। और यहाँ पे श्रेणी का आपको क्वेश्चन आता है कि श्रेणी क्या है? तो उत्पादक व्यापारी का उल्लेख जिस सूची में होता है उसको हम क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। अब हम चलेंगे आगे और पढ़ेंगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। चलिए अब हम क्या जानेंगे अपना अगला टॉपिक, तो महाद्वीप हो उसके बाहर व्यापार। इसमें अब हम ये पढ़ेंगे कि जो देश है उससे बाहर भी व्यापार होने लगा और उसके लिए कई प्रकार के जलमार्ग, भूमि मार्ग का निर्माण हुआ। तो इस टॉपिक में हम दो जलमार्गों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला जो जलमार्ग था ये अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका के पास जाता था, फिर पश्चिमी एशिया के पास जाता था। दूसरा जो जलमार्ग है वो बंगाल खाड़ी से होते हुए चीन के पास, फिर दक्षिण एशिया के पास जाता था। और यहाँ पे जो धनी व्यापारी उन्हें तमिल में वस्तुवथन, सत्यवाहन, सेठी के नाम से जाना जाता था। इससे आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कि धनी व्यापारी को क्या क्या कहते हैं। अब हम क्या जानेंगे अपने अगले टॉपिक में, सिक्के और राजा के बारे में, कि सिक्के और जो राजा है उस समय किस प्रकार के हुआ करते थे। तो देखिए, सबसे पहले जो सिक्के बने थे वो बने थे चांदी तांबे के। ये जारी किए जाते थे राजा और धनी व्यापारी के द्वारा, और सर्वप्रथम जो जारी किए गए ये हिंदू यूनानी जो राजा है ना उनके द्वारा जारी किए गए। इनका काम क्या होता है, विनिमय पद्धति को करना। विनिमय का मतलब लेन देन को करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे करके जो सिक्के वो बंद होने लगे। इसके कई कारण हैं, जैसे कि कई बार आर्थिक संकट के कारण सिक्कों को बंद करना पड़ता था। रोम साम्राज्य खत्म हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, व्यापार की कमी हुई। तो ये भी एक पॉइंट है, भ्रष्टाचार इतना बड़ा कि जो सिक्के हैं वो बंद हो गए, क्योंकि अब जो लोग हैं वो घर में ही सिक्के बनाने लगे। अब हम क्या देखेंगे कि पहले के जमाने में जो हमें अभिलेख मिले थे ना, इनका अर्थ किस तरीके से निकाला जाता है। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में एक अधिकारी का नाम पढ़ा था जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने 1838 में क्या करा, जो अभिलेख है उनका अर्थ निकाला। उस वक्त हमें अभिलेख में दो भाषा में मिलते थे, ब्राह्मी व खरोष्टी भाषा। अगर आपने पढ़ा होगा कि जो हिंदी जो व्याकरण है
उसमें हिंदी किस तरीके से बना, संस्कृत हो से फिर प्राकृत में आया, फिर खरोष्टी, फिर ब्राह्मी। तो ये जो प्रकरण है ना, तो उसमें से दो लैंग्वेज आती है, ब्राह्मी और खरोष्टी में ये जो अभिलेख थे वो लिखे हुए होते थे, और ये अभिलेख ज़्यादातर संस्कृत भाषा और प्राकृत भाषा से जुड़े हुए होते थे। तो जिस कारण हम इजीली इनका अर्थ निकाल सकते थे, और किसने निकाला था, जेम्स प्रिंसेप ने 1838 में। हमारे पास यहाँ पे अगला टॉपिक है कि अभिलेख की साक्ष्य सीमा, मतलब कि हमें जो अभिलेख मिले हैं ना उनकी सीमा क्या है। सीमा का मीन्स कमी होना, नुकसान होना, या फिर अभिलेख के बारे में हमें सब कुछ पता नहीं चल पाया है, क्यों। तो इसके 4 मेन कारण है ना, जिसमें पहला क्या है कि देखो जो अभिलेख है बहुत साल पहले बने थे, जिस कारण क्या वो अभिलेख पे लिखे जो अक्षर है वो हल्के हो गए, फिर मिट गए, तो हमें उसका मीनिंग ही नहीं पता चल पाया। अगर हमें अभिलेख में कुछ शब्दों का मीनिंग नहीं पता चल पाता, मतलब कि वो अभिलेख किसी काम का है ही नहीं। फिर क्या हुआ, अभिलेख भी समाप्त होने लगे, अभी जो अभिलेख है वो भी टूटने लगे, क्योंकि जो अभिलेख थे पत्थरों के भी बनाए जाते थे, पांडुलिपियां भी होती थी, इतने कई सालों के रखे हुए अभिलेख अब टूटने लगे। और कई बार एक शब्द के कई अर्थ होते थे, मतलब कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी मीनिंग्स बहुत सारी होती है, जैसे कि अरे का हम यूज अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से करते हैं, वैसे ही उस समय में था, तो जिस कारण हमें पूर्ण जानकारी नहीं मिल पाती थी, और जन के बारे में जानकारी ना प्राप्त होना। अगर आपने गौर किया होगा कि जो जनता होती थी तो वो अक्सर अनपढ़ होती थी, उन्हें पढ़ने लिखने नहीं आता था, तो वो अपने लिए कभी अभिलेख लिख ही नहीं पाते थे, और ज़्यादातर जो अभिलेख है वो राजा के बारे में हुआ करते थे। तो जिस कारण हमें वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो आम लोग हैं, उनके बारे में पता नहीं चल पाता था। तो बस इतना सा ही था आपका चैप्टर। पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अगली वीडियो में मिलते हैं।